संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन को सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी यानी जो लोग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के मेंबर। खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार नए ईपीएफओ नियमों के तहत जल्द प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर सकती है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने बजट 2025 से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी जो डीए है उसको भी जोड़ने की मांग को दोहराया था। अब ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की होने वाली बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। सर, मेरा सवाल है कि पेंशन पर पीएफ मेंबर्स को भी मिलेगी खुशखबरी? बिल्कुल, सरकार के जिस तरह के कदम हाल फिलहाल के वक्त में दिखाई दिए हैं पेंशन को लेके, सैलरी को लेके, जिस तरह से जनवरी में 8वां वेतन आयोग सरकार ने घोषित किया और उसने 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत भरी खबर दी। हाँ, उसके बाद अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं यानी ईपीएफओ से जुड़े हैं, जो ईपीएफ के मेंबर हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाने का प्रावधान करती हुई सरकार नजर आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफओ है वो उसके तहत आपका जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वहाँ पे जो 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अब तक थी जो 2014 से थी उसको अब बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की बात आ रही है। इसकी मांग लंबे वक्त से उठ रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान हुआ, यूपीएस का ऐलान हुआ और अब सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम भी लाने की बात कर रही है, तो जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, कर्मचारी हैं, वहां पे भी एक बड़ी राहत मिल सकती है अगर 7,500 की पेंशन आपको दी जाती है तो। जी सर, इसके साथ ही जो ईपीएस 95 एजुटेशन कमेटी है वो तो न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की बात कह ही रहा है, इसके साथ साथ कह रहा है कि सेवानिवृत्त लोगों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रावधान होना चाहिए। ये भी एडिशनल बातें कही गई है और ये कोई मांग जायज भी है सर, इसमें कोई दुराय नहीं है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाने की बात है सरकार की, जिसमें आपका अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग स्कीमें हैं, गरीब तबके के लिए स्कीमें हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या दूसरी स्कीमें हो, चिकित्सा की हो, फसल बीमा हो, किसान सम्मान निधि हो, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट कंपनियों में है उनके पास रिटायरमेंट के बाद उनके लिए, उनके स्पाउस के लिए, उनके बच्चों के लिए किस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क क्रिएट करती है सरकार, उसमें ये अहम कड़ी साबित हो सकता है। ईपीएफओ के जरिए, ईपीएस के जरिए सरकार इस पूरे तबके को, क्योंकि अभी 7.5 करोड़ मेंबर्स ईपीएस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर इस तरह की चिकित्सा का, इलाज का खर्च जैसे सीजीएचएस का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उसमें कैशलेस स्कीम है, वो मुहैया कराई जानी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनको ये मांग उठ रही है, ये जायज भी मांग दिखाई देती है। सर, कल जो बैठक होने वाली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, सीबीटी की, उसमें एक और बातें भी सामने आ रही है सर। कहा जा रहा है कि ईपीएफओ का जो ब्याज मिल रहा है सर, ईपीएफ का जो ब्याज है उसमें जो है कटौती की जा सकती है। हालांकि हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया, लेकिन उसको भी अगर आप ऐड कर सकें। बिल्कुल, कल जो सीबीटी की मीटिंग है, कल बहुत अहम फैसला होना है। उसमें ये तय हो जाएगा कि 2024-25 के लिए जो आप के हमारे जैसे जो एम्प्लॉई इसके फंड से जुड़े % का एनुअल इंटरेस्ट ऐलान किया गया था, अब इस साल के लिए आएगा तो माना ये जा रहा है कि ये 8% से थोड़ा ऊपर रह सकता है, लेकिन 8.25% से कम को जो आपका पैसा जमा है फंड के तौर पर, शेयर बाजार में गिरावट को भी माना जाए। बिल्कुल, वहाँ पे जो रिटर्न है वो कमजोर हो सकता है और इस वजह से आपको मिलने वाला इंटरेस्ट भी इस बार कम हो सकता है। तो थोड़ा झटका जो करोड़ों कर्मचारी हैं उनको जरूर इस मोर्चे पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर, ईटी की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ईपीएफओ के लिए इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाने की योजना पर भी विचार कर सकती है। अब ये क्या मामला सर? कहा जा रहा है कि खाता धारकों को इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के
बावजूद जो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा है सर, जिस पर जो मार्केट लिंक्ड रहता है, आप कहते हैं कि बॉन्ड में भी पैसा उनका रखता है और एन्युटी में रखता है, शेयर मार्केट में रहता है, वहाँ ऊपर नीचे होता है, बढ़त घटत होता है सर, तो उस हिसाब से उनका पैसा भी ऊपर नीचे होता है। अब करा है कि इसी को स्टेबलाइज करने के लिए ये इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाया जाएगा। आप कैसे देखते हैं सर इस खबर को? नहीं, बिल्कुल, जो देखिए हर साल जो ब्याज दिया जाता है उसमें कोई बड़ा चेंज ना आए जी, इसके लिए सरकार इस तरह का एक रिजर्व फंड क्रिएट करने का प्लान कर रही है, जिसमें अगर कोई बहुत बड़ा चेंज अगर आपको रिटर्न में दिखता है तो सरकार उस फंड से आपको रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है। इस तरह की खबरें आई हैं बीच में, और उसके लिए एक पूरा फंड एक तैयार करके रखा जाएगा सेपरेटली। इसके बाद चर्चा इस बात की भी है कि जो डेट में पैसा लगता है, बड़ा चंक जो ईपीएफओ के पास है, उसका बड़ा चंक जो डेट में लगता है, उसका एक हिस्सा आपका जो शेयर मार्केट है वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई करने की मांग पिछले साल से उठी है। वो प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। लेबर मिनिस्ट्री के जरिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जब अप्रूव करती है उसके बाद ही ईपीएफओ के निवेश का कोई भी फैसला होता है। अभी आप समझ लीजिए कि पिछले साल जब 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम थी, उसमें से 22.5 लाख करोड़ रुपए लगभग लगा था डेट में, और रिमेनिंग 2 लाख के आसपास 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा लगा हुआ था इक्विटीज में ईटीएफ के जरिए। तो वहां पे अगर आपको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है, डेट में आपको कम करके एक्सपोजर और इधर अगर लगता है तो शायद शेयर बाजार में से रिटर्न मिल सके। लेकिन यहाँ एक रिस्क फैक्टर भी है सर, रिस्क फैक्टर भी है और पॉलिटिकली सेंसिटिव मसला भी है। करोड़ों जो आपके पीएफ मेंबर्स हैं उनके पैसे का सवाल है। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सरकार बहुत फूंक फूंक के कदम रखेगी शेयर बाजार में की जिस तरह की मौजूदा हालात हैं वहां पे भी उसको देखते हुए की परेशानी है डूबते हुए कर्जों का स्ट्रेस। दिसंबर अंत में इन कंपनियों के एनपीए बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए।